छात्र मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर एस ए मंजुनाथ, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, पॉम्पे कॉलेज आईकड़ा मंगलूर। मैं आपके सामने और एक वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जो मंगलूर विश्वविद्यालय के बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में निश्चित पाठ्य विषय जो है व्यावहारिक व्याकरण। इस व्यावहारिक व्याकरण के अंतर्गत यहाँ पर विषय निर्धारित किया गया है संक्षेपण। आज इस वीडियो में संक्षेपण के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। इस व्यावहारिक व्याकरण के अंतर्गत संक्षेपण पढ़ने का उद्देश्य, संक्षेपण एक कला है, इस बात को जानना इसका उद्देश्य है। आज के व्यस्त जीवन में संक्षेपण लेखन के महत्व को जानना है। परिपूर्ण और स्पष्ट जानकारी युक्त संक्षेपण की उपयोगिता को समझना। संक्षेपण की मूल बातें अत्यधिक संक्षेप में लिखे जाते हैं, इस बात को समझना इस वीडियो का उद्देश्य है। इस वीडियो में संक्षेपण पढ़ने का उद्देश्य है। संक्षेपण पढ़ने का परिणाम क्या होता है? व्यावहारिक व्याकरण के अंतर्गत संक्षेपण की महत्ता को पूर्ण रूप से समझेंगे। संक्षेपण लिखना हो तो इसे पहले सावधानी से पढ़ लेना चाहिए। यह संक्षेपण पढ़ने का परिणाम होता है। संक्षेपण का भावार्थ को समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। संक्षेपण मूल अवतरण के 1/3 के आकार का होना अनिवार्य है और एक शीर्षक देना भी अनिवार्य होता है। ये सभी बातें संक्षेपण पढ़ने का परिणाम है। तो छात्र मित्रों, आइए देखेंगे संक्षेपण का अर्थ और स्वरूप। संक्षेपण या संक्षिप्तीकरण अथवा संक्षिप्तीकरण, संक्षेपीकरण प्रीसे माने प्रेसाइज का भाषा अनुवाद है। लैटिन भाषा के प्रेसीडर से ऐसी शब्द बना है जिसका अर्थ होता है कांट चांट कर छोटा करना। कांट चांट कर छोटा करना। संक्षेपण या संक्षेपीकरण शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है। संक्षेपीकरण की तरह सारांश, सरलीकरण, भावार्थ, मुख्यार्थ, आशय आदि में भी संक्षिप्त रूप में लिखने पर बल दिया जाता है। पर संक्षेप इनसे स्वतंत्र कला, इन सब से हटकर स्वतंत्र कला है। इसकी अपनी शैली होती है, इसकी अपनी ही शैली होती है। संक्षेपण वह कला है जिसके द्वारा किसी वक्तव्य को, किसी विषय को कम से कम शब्दों में प्रस्तुत किया जाए तो वह स्वयं पूर्ण हो सकता। उसमें मूल का ना कोई अंश छूटता है और ना ही उसके अनिवार्य आशय के समझने में कोई न्यूनता आती है। संक्षेपण में पदान्वय के समान मूल वक्तव्य का संपूर्ण ब्यौरा नहीं रहता और ना ही वह मूल अंश के समान आकार वाला होता है। मूल अंश के समान आकार वाला, बड़ा सा आकार में जो ज़्यादा नहीं होता। संक्षेपण मूल वक्तव्य से सदैव आकार में छोटा होता है। समास और व्यास शैली आदि भेद के कारण यद्यपि कोई नियम तय नहीं होता, तथापि मूल का लगभग 1/3 भाग ही होता है। मूल जो प्यारा जो होता है,
परिच्छेद जो होता है उसका 1/3 हिस्सा संक्षेपण में कम करके लिखना चाहिए। संक्षेपण से किसी भी लेख, भाषण, अवतरण के मूल तत्वों का ज्ञान तो होना ही है, साथ ही इस माध्यम से अभिव्यंजना और आलोचना में विशेष सहायता प्राप्त होती है। संक्षेपण करने में संक्षेपक लाक्षणिक शैली का प्रयोग नहीं करता। इसमें वह स्वाभाविक शैली व सीधे साधे शब्दों का प्रयोग करता है। लाक्षणिक शैली माने एक शब्द का अलग अलग अर्थ होता है, तो उस अलग अलग अर्थों में इसका उपयोग नहीं किया जाता, सीधा सा इसका उपयोग होता है। संक्षेपण करते समय औचित्य के लिए मूल अवतरण या विषय के क्रम में परिवर्तन कर उसे अधिक संगत बना देता है। इसके साथ ही संक्षेपण करते समय वाक्यों की संगति रखना भी आवश्यक होता है। वाक्यों की संगति माने एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ संबंध होना चाहिए, और एक वाक्य में जो विषय बताया जा रहा है दूसरे वाक्य में उसका क्या है, कंटिन्यूशन होना चाहिए। इसके साथ ही संक्षेपण करते समय वाक्यों की संगति रखना भी आवश्यक होता है, जिससे विचारों के तारतम्य में अंतर न आ जाए। सार यह है कि इन सभी बातों का सारांश ये है कि संक्षेपण वह कला या रचना है जिसमें किसी वक्तव्य, लेख, अनुच्छेद आदि में व्यक्त भावों को मूल की अपेक्षा कम शब्दों में प्रतिपादित किया जाए। संक्षेपण में मूल का लगभग 1/3 भाग होता है, जैसे कि पहले बताया गया है। संक्षेपण का महत्व और उपयोगिता। आज के व्यस्त जीवन में सब जगह संक्षेपण का महत्व है, क्योंकि आज का जीवन बहुत व्यस्त रहता है, बिजी लाइफ है। बिजी लाइफ में संक्षेपण का बहुत महत्व होता है। यूँ भी जीवन में ऐसे व्यक्ति को महत्व दिया जाता है जो संक्षेप में बात कहता है। वास्तविक जीवन में जो भी विषय होता है संक्षिप्त रूप से जो वह बात कहता है, प्रस्तुत करने वाले का ही महत्व जीवन में होता है, और व्यर्थ में अपने कथन को विस्तार नहीं देता। साहित्यकार में गागर में सागर भरने की प्रवृत्ति इसी कारण है। संक्षिप्तता को वाग्वैदध्य की आत्मा कहा जाता है। संक्षेपण की कला की अपनी उपयोगिता है। संक्षेपण की अपनी उपयोगिता है। इस कला से विद्यार्थी में स्वतंत्र निर्णय लेने की योग्यता बढ़ती है। इस कला से क्या होता है, या इस संक्षेपण से विधा से क्या होता है कि विद्यार्थियों में स्वतंत्र निर्णय लेने की योग्यता बढ़ती है। वह असार छोड़कर सार ग्रहण करने में समर्थ होता है। असार छोड़कर सार ग्रहण माने संक्षिप्त रूप से, किंतु इसके लिए अभ्यास की परम आवश्यकता है। संक्षेपण के लिए लगातार अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास से आदमी क्या है, वह सटीक होता है, या अभ्यास से वह संक्षेप को सही ढंग से कर पाएगा। संक्षेपण से भाषा लिखने का सामर्थ्य आता है। संक्षेपण से क्या होता है, भाषा लिखने का सामर्थ्य भी आता है। संक्षेपण से लेखक की योग्यता का विकास होता है। संक्षेपण से लेखक की योग्यता का विकास होता है। संक्षेपण कार्यालयों में कार्यप्रणाली का प्रमुख हिस्सा है। प्रोसीडिंग्स जो होते हैं कार्यालय में ऑफिस में जो भी कार्यक्रम मतलब प्रोसीडिंग्स जो होते हैं उन सभी का यह प्रमुख हिस्सा है। इसके बिना कार्यालय का कामकाज ठप हो सकता है। पत्रकारों और संवाददाताओं के लिए भी इस कला का महत्व बहुत है। संक्षेपण उसमें तारतम्य होना चाहिए। अच्छे संक्षेपण में एक तारतम्य होना चाहिए।
विचारों में असंबद्धता नहीं होनी चाहिए। संक्षेपण के गुणों के बारे में बताया जा रहा है। विचारों में असंबद्धता, एक वाक्य दूसरे वाक्य के साथ असंबद्ध नहीं होना चाहिए, संबद्ध होना चाहिए। इसमें एक सूत्रता होनी चाहिए। प्रत्येक वाक्य में श्रृंखलाबद्धता होनी चाहिए जिससे क्रम में हानि ना हो। प्रभावोत्पादकता, मूल अवतरण के बिखरे क्रम में परिवर्तन कर उसे प्रभावोत्पादक बनाया जाता है, इफेक्टिव बनाया जाता है। यह अच्छे संक्षेपक का गुण है। भावों की क्रमबद्धता अच्छे संक्षेपण में प्रभाव पैदा करने की क्षमता रखती है। सारता, अच्छा संक्षेपण मूल अवतरण का सार मात्र होना चाहिए, ब्रीफ। अतः अनुच्छेद से ना कुछ कम होना चाहिए और ना विस्तार होना चाहिए। इन तत्वों के अतिरिक्त संक्षेपण अत्यंत कथन शैली में किया जाना चाहिए, कथन शैली में किया जाना चाहिए। मूल अनुच्छेद के शब्दों तथा वाक्यों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। आकार की वृद्धि रोकने के लिए मुहावरे, लोकोक्तियाँ व दृष्टांत आदि निकाल देने चाहिए। विशेषणों और क्रिया विशेषणों को हटा देना चाहिए। टीका टिप्पणी निकाल देनी चाहिए। भूमिका व उपसंहार आदि का भी महत्व नहीं। इस प्रकार इन सब तत्वों या गुणों को ध्यान में रखकर संक्षेपण करने की आवश्यकता होती है। संक्षेपण के गुण तत्व और भी हैं, जैसे कि व्यावहारिक जगत में विविध कार्यालयों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस आदि में विस्तृत वक्तव्य या अवतरण की रूपरेखा संक्षिप्त करना आजकल आवश्यक है। संक्षेपण के अभाव में ऐसा करना असंभव है। इसके लिए आधारभूत निम्न तत्व कहे गए हैं। इन्हें ही गुण भी, तत्व को भी गुण भी कहा जाता है। जैसे कि पहले बताया गया कुछ तत्वों के बारे में, अभी यहाँ कुछ तत्वों के बारे में देखेंगे। पूर्णता, संक्षेपण अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। इसमें इनकम्प्लीट या इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, कंप्लीटनेस इसमें होना चाहिए। पढ़ने के बाद ऐसा लगना चाहिए कि उसका कोई मुद्दा छूट गया हो, कोई पॉइंट छूट गया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी कंप्लीट। संक्षिप्तता, संक्षेपण करते समय मूल अवतरण के दृष्टांत, व्याख्या और अलंकारिकता आदि उससे अलग कर देना चाहिए। साधारणतः संक्षेपण का 1/3 भाग स्वीकृत माना जाता है। और संक्षेपण का दूसरा तत्व या गुण, संक्षेपण का पाठक मूल अनुच्छेद नहीं पढ़ता, इसीलिए इसमें कोई मुद्दा नहीं छूटना चाहिए। अगर इसमें व्यर्थ का विस्तार किया जाता है तो इससे अस्पष्टता आ जाती है। तो छात्र मित्रों, यहाँ पर संक्षेपण के लिए कुछ एक जो उदाहरण आपके सामने यहाँ पर मैं प्रस्तुत करता हूँ। संक्षेपण जो करने का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद पढ़ता हूँ, उसके बाद उसको संक्षेपण करके संक्षेपण का एक नमूना किस प्रकार का होना चाहिए अथवा संक्षेपण किस प्रकार का होना चाहिए, उसका एक नमूना आपके सामने मैं अभी प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, संक्षेपण, भारत के पास कुछ ऐसी संपदाएं हैं तथा लाभ हैं जिनके बारे में विश्व के कुछ देश गर्व से दावा कर सकते हैं। हमें अपने गौरवशाली अतीत और वर्तमान योगदानों तथा अपने भविष्य की रूपरेखा बनाने के लिए प्राप्त प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को पहचानना चाहिए। विश्व एक बौद्धिक समाज में परिवर्तित हो रहा है, जहां समन्वित ज्ञान राशि तथा धन का स्रोत होगा। यही वह समय है जब भारत खुद को एक बौद्धिक शक्ति में बदलने और फिर अगले 2 दशकों के भीतर
एक विकसित देश बनने के लिए इस अवसर का लाभ उठा सकता है। इस रूपांतरण के लिए यह जानना आवश्यक है कि हम प्रतिस्पर्धात्मकता के मामले में कहाँ हैं, जो एक बौद्धिक शक्ति बनाने की दिशा में अग्रसर होने के लिए वास्तविक इंजन है। तो इसमें 122 शब्द हैं। 122 शब्दों का उसको एक तिहाई में कम करके इसका संक्षेपण करना चाहिए। तो संक्षेपण इस प्रकार का हो सकता है: भारतीय को गौरवमयी अतीत, वर्तमान उपलब्धियों व भविष्य के प्रारूप को जानने की आवश्यकता है, क्योंकि संसार भौतिक होता जा रहा है और ज्ञान शक्ति व धन का स्रोत बनता जा रहा है। विकास के लिए उसे प्रतिस्पर्धा में स्वयं को पहचानना होगा कि वह कहाँ है। तो मित्रों, इसका शीर्षक इस प्रकार का होता है: प्रतिस्पर्धा की पहचान। संक्षेपण का शीर्षक संक्षेपण करने के बाद उदाहरण के लिए मूल जो परिच्छेद 120 शब्दों वाला है उसको 40 शब्दों में कम करके, घटा करके 40 शब्दों में उसका सारांश लिखना चाहिए और उसके बाद उसके लिए एक उचित शीर्षक देना चाहिए। यह हुआ संक्षेपण का एक नमूना। संक्षेपण का दूसरा नमूना इस प्रकार का होता है: इन सब के पीछे राजनीति है, यह कोई नई बात नहीं। नालंदा विश्वविद्यालय की कहीं महिमा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा दबदबा रहा है नालंदा का। 10,000 विद्यार्थी और 1500 आचार्य थे। बौद्ध दर्शन, इतिहास, निरुक्त, वेद हेतु विद्या, न्याय शास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा शास्त्र, ज्योतिषी आदि के शिक्षण की व्यवस्था इस विश्वविद्यालय में है। आचार्य शीलभद्र, नागार्जुन, आचार्य धर्मकीर्ति, आचार्य ज्ञानश्री, आचार्य बुद्धभद्र, आचार्य गुणपति, आचार्य स्थिरमति, आचार्य सागरमति जैसे विख्यात आचार्यों का नाम नालंदा से जुड़ा रहा। लेकिन नालंदा के इतिहास में काला धब्बा भी लग गया है। यह काला धब्बा नालंदा के पुस्तकालय को लेकर है। बख्तियार खिलजी के आक्रमणों से देश की जो सबसे बड़ी हानि हुई वह थी वहाँ के इन पुस्तकालयों को आग के हवाले करना। इस अग्निकांड में वे अमूल्य ग्रंथ सदा के लिए भस्म हो गए, जिनका उल्लेख मात्र तिब्बती और चीनी ग्रंथों में मिलता है। युवानाचार्य ने नालंदा के पुस्तकालय का बड़ा गौरवपूर्ण आलेख किया है। तिब्बती विवरणों से पता लगता है कि नालंदा में पुस्तकालयों का एक विशिष्ट क्षेत्र था। उसे वह धर्मगंज कहते थे। इसमें रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नांजक नामक 3 विशाल पुस्तकालय थे। रत्नसागर का भवन 9 मंजिला था। यह एक परिच्छेद है। इस परिच्छेद में 193 शब्द हैं, तो इसको शीर्षक देना चाहिए और इसका संक्षिप्तीकरण करना चाहिए। संक्षिप्तीकरण का नमूना इस प्रकार का होता है: नालंदा विश्वविद्यालय की शिक्षा के क्षेत्र में कभी धाक रही है। यह बौद्ध दर्शन, इतिहास, निरुक्त, वेद शास्त्र हेतु विद्या, न्याय शास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा, ज्योतिषी आदि
तत्कालीन सभी विषयों की उत्तम व्यवस्था थी। कई नामी शिक्षक थे, किंतु बख्तियार खिलजी के आक्रमणों के समय इसके पुस्तकालयों को जला दिया गया, जिसके कारण इसमें स्थित अमूल्य ग्रंथ नष्ट हो गए, जिनकी चर्चा केवल तिब्बती और चीनी ग्रंथों में होती है। तो छात्र मित्रों, यह रहा संक्षिप्तीकरण का दूसरा नमूना। तो मित्रों, संक्षिप्तीकरण के संबंध में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित जो संदर्भ ग्रंथों का आप अध्ययन कर सकेंगे विस्तार से। जनभाषा हिंदी डॉक्टर प्रमोद कोपरथ, लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद, इस पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं। जयप्रकाश करदम की अन्य रचनाएं उसमें भी, और आदि जो व्याकरण से संबंधित, व्यावहारिक व्याकरण से संबंधित जो भी ग्रंथ हैं उनमें से संक्षेपण के संबंध में आप परिपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो छात्र मित्रों, संक्षेपण संबंधी जानकारी यहाँ समाप्त होती है। आप सभी को धन्यवाद।